So hello aspirants, welcome to another episode of PTC 65 Polity Series. ओके सो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा कि हम पॉलिटी की PTC 65 की सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लगभग 4 एपिसोड जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 5th एपिसोड होने वाला है और हमने अभी तक लास्ट जो क्लास थी हमने वहाँ पे देखा था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो क्या होती है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या होती है ना, ये वगैरह वगैरह चीजें हमने जो है ऑलरेडी देखी हुई है। ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर, लोकपाल, लोकायुक्त, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो है अब हम आज 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 क्या करने वाले हैं, आज हम पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC देखेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखेंगे और फिर पंचायत देखेंगे अगर हम देख पाते हैं आज के एपिसोड में। तो बेसिकली इन छोटे छोटे एपिसोड से मेरा मतलब ये होता है, आप बोलोगे कि मैं इतना छोटे एपिसोड क्यों बनाता हूँ, इसका रीजन ये है कि ताकि आपको टाइम ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि एक दिन में आप जितना ग्रास्प कर सकते हो उतना ही पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी नहीं है यार, हो सकता है आप पर्सनली कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे जिसका आप रिविजन कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो May 28 को है, तो आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। तो अब इतनी पॉलिटी एक दिन में पढ़ाना मेरे लिए तो आसान है, मैं पढ़ा सकता हूँ, बट आप क्या है, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे एग्जाम तक के लिए। इसलिए क्या करता हूँ, छोटे छोटे सेशन बनाता हूँ ताकि जो है मान लीजिए एग्जाम के टाइम में भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता है या आपको कोई टॉपिक आप चाहते हो कि रिवाइज करें, तो आपको एक बड़ी सी वीडियो खोलनी ना पड़े। मैं चाहता था मैं पूरी पॉलिटी को 2 वीडियो में करके 2-3 घंटे की 2 वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता, पर उसमें फायदा नहीं है, फिर आपको हर एक वीडियो को खोल के चेक करना पड़ेगा। अभी क्या है, एपिसोड वाइज है, तो आपको अगर कोई टॉपिक वापस से समझना है तो आप उसको खोल सकते हो। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, सेडेशन पढ़ना है या सेडेशन क्या होता है, तो आप सेडेशन की मेरी वीडियो खोल लो, है ना, वो आधे घंटे की वीडियो, उसमें सेडेशन मैंने बताया था, तो आप उसको ओपन वहाँ पे थंबनेल में भी मैंने लिख देता हूँ, थंबनेल में भी कि कौन सा टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है मैंने कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपके बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी छोटी वीडियो बनाता हूँ। राइट, चलो अब बढ़ते हैं आगे यार। सो देखते हैं आज की हमारी किस तरह की चर्चा है ना। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए। एनवायरमेंट के भी हमने PTC 65 जो सीरीज है उसको शुरू कर दिया है, एपिसोड 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको सारी वीडियो जो है वो एक जगह पे मिल जाएगी। चलिए सो फटाफट से आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पे। ओके, सो ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कर लिया, लोकायुक्त कर लिया। हाँ, आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज पे। ओके, हाँ चलिए, लास्ट टॉपिक यही था हमारा। आज हम बात करेंगे यार पार्लियामेंट्री कमिटीज का। तो देखते हैं पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इन अ फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट अ पैनल हैज प्रेजेंटेड इट्स रिकमेंडेशन टू चेयरमैन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ हाउस कमिटीज, है ना। पहले बात हम जान रहे हैं कि भैया न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसीलिए है क्योंकि क्या हुआ है, न्यूज में इसीलिए क्योंकि क्या हुआ है कि टेन्योर, हाउस कमेटी का जो टेन्योर है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया है, रिकमेंडेशन को प्रेजेंट किया गया है ना, इसीलिए न्यूज में क्यों है वो जान लिया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ये चीजें क्या है मोर। और देखिए न्यूज में और क्या है, देखिए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वाज सेट अप pursuant to provisions contained in Article 98 which provide for separate secretariat staff for each house of parliament, है ना। मतलब बेसिकली क्या है कि हर एक पार्लियामेंट का जो भी हाउस है उसके लिए सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है वो अवेलेबल होता है। ओके, बेसिकली यही बात की जा रही है। इट फंक्शंस अंडर गाइडेंस एंड कंट्रोल राज्यसभा चेयरमैन, और ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन है उसकी गाइडेंस और गाइडेंस के अंदर फंक्शन करता है ना। बस ये मतलब आपको बताया जा रहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसके अंदर में बेसिकली फंक्शनिंग होती है। ओके, यही बात है। अब आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताया गया, वो देखते हैं। तो क्या बोला गया है, इट इज अ पैनल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। सबसे पहले बात बोली गई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं और इलेक्ट कैसे होते हैं, हाउस के द्वारा, है ना, या फिर बोल सकते हैं नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, राइट, एंड विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, और ये स्पीकर के डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। जैसे हम अगर आप राज्यसभा टीवी जो है यूट्यूब पर अगर उसको आप रेफर करते हो तो आपको उसमें आपको अभी तक ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं करते हो तो प्लीज रेफर किया करो, आपके प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू हाउस और स्पीकर, है ना। ये जो पैनल होता है ये किसको प्रेजेंट करता है अपना रिपोर्ट, ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है स्पीकर को, है ना। चलिए अब क्या है,
पीसी, पीसी का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी है, यहाँ पे देखिए आप रेफर कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी है ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव देयर ओरिजिन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब भी पॉलिटी आप पढ़ते हो तो मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पिछले बार भी जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा राइट टू बी फॉरगॉटन, तो वहां पे हमने देखा कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है। ओके, फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वहां पे फ्रांस में इसको क्या बोलते हैं, राइट टू ऑब्लिवियन, है ना, राइट टू ऑब्लिवियन बोलते हैं, बट इसको इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन बोला गया, तो वहां से वो आया है। ओके, तो ये चीजें जब भी लिखी हुई तो आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि प्री रिलेटेड जो मटेरियल है वो यहाँ से बन सकता है। तो पार्लियामेंट्री कमिटी जो है वो कहाँ से आई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, याद रखिएगा। ओके, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105, इनको जो पावर है, अथॉरिटी है, ये 105 से मिलती है आर्टिकल से, है ना, with privileges of MPs and Article 118 which gives Parliament authority to make rules to regulate its procedure and conduct of business। देखिए अथॉरिटी जो है वो मिलती है 105 से, लेकिन रूल क्या मतलब, रेगुलेशन प्रोसीड्यूर किस तरह से होगा, कैसे बिजनेस से कंडक्ट करेगी, उसके बारे में आर्टिकल 118 में दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं देखना है ना, अथॉरिटी सिर्फ अथॉरिटी मिलती है 105 से। ओके, बाकी जो रूल रेगुलेशन वगैरह है वो कहाँ से मिलते हैं, 118 से, है ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बात हो रही है। आगे देखते हैं, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, है ना। देखिए कमिटी अगर कोई रिकमेंडेशन करता है तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि उसको मानेगी। सपोज कीजिए कल को आप अपने पिताजी को बोलते हैं कि पापा एक काम करते हैं, हमें ऑडी खरीद लेनी चाहिए, है ना। तो आपके पिताजी बाउंड नहीं है कि वो ऑडी खरीदेंगे। अगर उनको खरीदने का मन ऑडी नहीं है, उनको मर्सिडीज खरीदनी है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि ऑडी खरीदेंगे। मैंने सेटरों का सिंबल बना दिया, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। ओके, तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑडी खरीदेंगे, राइट। तो अगर उनको मर्सिडीज खरीदेंगे तो वो मर्सिडीज ही खरीदेंगे, समझ रहे हो ये चीज। तो पार्लियामेंट में जो है वो बाउंड नहीं है, आप एक सजेशन दे सकते हो, कमेटी जो है रिकमेंडेशन दे सकती है कि हाँ हम मतलब ये करना चाहिए, बट पार्लियामेंट का मन है, लास्ट में उसको जो करने का मन है वही करेगी, है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे कुछ इंफोग्राफ है, उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए मेन एक्टिविटीज ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट, हाँ। अब यहाँ पे राज्यसभा सेक्रेटरीट की बात करें, उनकी मेन एक्टिविटीज क्या है उसके बारे में। पहला है प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू राज्यसभा, इजी। सर्विसिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी को सर्विस करना इनका काम है। तीसरा, पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा। जैसे आप देखते हो राज्यसभा टीवी अगर आप देखते होगे तो वहां पे आप देखते हो कि प्रोसीडिंग्स होती है ना, तो डे टू डे में क्या क्या बातें हुई, आज राज्यसभा में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, उसकी जो रिपोर्ट है वो राज्यसभा सेक्रेटरीट जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए अब यहां बात करते हैं, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उनका एम क्या है। यहाँ पे क्या है, इंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस को इंश्योर करना। दूसरा, एंगेज विथ रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेज करना, है ना, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट के लिए। नाउ एड्स ऑपोजिशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओके, बेसिकली ये ऑपोजिशन को एड करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में उनका कंट्रोल अच्छा खासा रहे। मतलब वो देखिए क्या है ना कि डेमोक्रेसी जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इंडिया में। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया गया था, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। तो क्या है कि जो अपोजिशन ग्रुप है उनका भी अच्छा खासा रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली उसी के ऊपर ये बात की गई है। चौथा क्या है, इंश्योर डिटेल स्क्रूटिनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी वर्क इन नॉन पार्टीशन मैनर। अब आप यहाँ पे एक टर्म आया यार, नॉन पार्टीशन, है ना। बेसिकली अगर बात करें तो पार्टीशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। थोड़ा सा इतना जूम कर लेते हैं कि हमारा व्हाइट बोर्ड का काम आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ बात करते हैं पार्टीशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो पार्टीशन का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लॉयल्टी टुवर्ड्स वन पार्टी, है ना। पार्टीशन का मतलब होता है लॉयल्टी टुवर्ड्स वन पार्टी। सपोज कीजिए आप भक्त है ना, किसी भी ग्रुप के भक्त हो सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, है ना, हाथी छाप, चाहे वो फिर आरजेडी हो, है ना। तो आप किसी के भी मतलब किसी भी पार्टी के लिए बहुत लॉयल है, तो वो उसको बोलते हैं पार्टीशनशिप। ओके, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया प्रीलिम्स में पार्टीशनशिप के से रिलेटेड कुछ मतलब कुछ भी कोई भी सेंटेंस है उसमें पार्टीशनशिप आ गया, तो समझ लीजिएगा कि वो किसी पार्टी से लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। ओके, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए इस वर्ड पे, तो यहाँ वहाँ पे घबराना नहीं है कि इसका मतलब क्या है वो पता ही नहीं है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी वोकैब अच्छी नहीं होती, उनको पता नहीं होता इस वर्ड का मतलब क्या है, और वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और फिर वो एग्जाम में गलती करके आते हैं या फिर क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है। ओके, आपको आता है पर सिर्फ वोकैब की वजह से आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हो। अब बात करते हैं आगे क्या है यार, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ मेंशन ऑफ दीज कमिटीज
at different places but without making any specific provision regarding their composition and tenure। देखो अब यहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन कमिटीज का जिक्र तो करता है ना, बोलते हैं ना कि प्यार में जिक्र है ना, वो जिक्र करती है लेकिन सामने से नहीं बोलती है ना, ये चीज है, वो जिक्र करती है लोगों का ना पर सामने से नहीं बोलती, वही चीज यहाँ बोली गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिक्र तो करता है इन लोगों का, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताता कि इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, मतलब कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे वगैरह वगैरह, और टेन्योर मतलब उनका टाइम पीरियड क्या होगा। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना, तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा होता है, जैसे अगर जाने तो यार प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होता है 5 साल का, गवर्नर का होता है 5 साल का, है ना, वाइस प्रेसिडेंट का होता है 5 साल का, तो इस तरह से टाइम पीरियड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया नहीं है ना। ऑल दिस मैटर्स आर डेल्ट बाय रूल्स ऑफ 2 हाउसेस, ये सारे मैटर जो है वो 2 हाउसेस के रूल से जो है डील किए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे यार 2 चीजें हैं, पहली है पार्लियामेंट्री कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, इन दोनों के बारे में थोड़ा इंफोग्राफिक है वो भी देख ही लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें यार तो उसमें देखिए स्टैंडिंग कमेटी इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अंदर में ओके ADHOC कमेटी भी है। ओके अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो ये परमानेंट इन नेचर है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वर्क ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअस बेसिस, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट होती है और एक कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करती है, ये चीज है। अब क्या है ADHOC कमेटी का बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है टेम्पोररी नेचर है। ओके तो इट इज एन टेम्पोररी नेचर, मतलब ये डिसॉल्व हो सकता है, खत्म हो सकता है। सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क असाइन टू देम, मतलब अगर क्या है कि मान लो जो टास्क दिया गया, अगर जो टास्क दिया गया है वो टास्क क्या है 100% कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट हो गया तो फिर इनका काम जो है वो खत्म हो गया, है ना। जैसे एक टास्क कंप्लीट हुआ इनका काम जो है खत्म हो गया, टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यही चीज बोली गई है। अब देखिए अब बात करें थोड़ा स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करें, देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। फाइनेंशियल कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रिलेटेड टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद कमेटी टू इंक्वायर, फिर हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी बोल सकते हैं हम लोग, फिर कमेटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, और कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो ये पांचों जो है ये 6 जो ये जो 6 है, ये 6 के 6 कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है। ओके स्टैंडिंग कमेटी इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ऑल द 6 ये जो कमेटीज है ये पार्ट है किसका, स्टैंडिंग कमेटी का। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। बाकी इसमें अगर ये तो शायद खत्म हो गया, हाँ। सो इस अगर इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में मेनली आपको याद करना क्या था कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है। दूसरी चीज कि इनको अथॉरिटी मिलती है 105 से, और जो रेगुलेशन वगैरह की जो पावर है 118 से मिलती है, राइट। आपको ये जानना था इसमें, और बाकी कुछ इसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। राज्यसभा का मेन सेक्रेटरीट का क्या एक्टिविटी होता है वो भी आपको जानना था, तो वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाई तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट छोड़ के जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, ओके। अब देखते हैं पहले कि न्यूज में क्यों है यार। तो CAG मतलब CAG का मतलब क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर, है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है बेसिकली, देखो ऑडिटिंग का मतलब होता है ना कि कितना खर्च हुआ, है ना। मान लीजिए कल को पिताजी ने आपको पैसे दिए, है ना, पिताजी ने आपको दिए 500 रुपये, बोले भैया मिठाई, बोले बाबू मिठाई लेके आ जाओ। आप गए, आपने मिठाई ली, ओके, आपने मिठाई ली 350 रुपये की, राइट। फिर क्या किया आपने, 100 रुपये खर्चे कर दिए कुछ खाने में, है ना, तो हो गया 450, ओके। और 50 रुपये बचा। इसमें इस 50 रुपये में आपने क्या किया, 25 रुपये पिताजी को वापस लौटाया, 25 रुपये जो है वो खुद के पास रख लिया। तो पिताजी क्या करेंगे, आपके ऑडिटिंग करेंगे, आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने खर्चा कहाँ का किया। तो आप बताओगे पिताजी 350 की तो मिठाई हो गई, 100 रुपया खा लिया, 25 रुपये मैंने खुद रख लिया, हो गए 475 रुपया, और 475 रुपये वो 25 रुपये मैंने आपको लौटा दिया। तो ये होगी ऑडिटिंग, मतलब हिसाब मांगना कि हिसाब क्या है, इससे करप्शन को चेक किया जाता है। तो CAG रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ लॉजिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ NRC, ओके, अपडेशन प्रोजेक्ट इन असम। तो बेसिकली NRC प्रोजेक्ट जो असम में चल रहा है उसके ऊपर जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है उसके ऊपर CAG ने कंप्लायंस ऑडिट दिया है, रिपोर्ट दिया है। हैज फ्लैग्ड डेटा टैंपरिंग रिस्क, ओके। यहाँ पे डेटा का टैंपरिंग का मतलब होता है बेसिकली क्या है कि छेड़छाड़, है ना। कोई चीज को आप छेड़छाड़ करते हो किस चीज से, उसको बोलते हैं टैंपरिंग। तो जहाँ पे डेटा टैंपरिंग रिस्क के बारे में यहाँ पे बात की गई है ना, इन अपडेटिंग NRC इन असम, है ना।
एनआरसी को असम में अपडेट करने के लिए जो डेटा टैंपरिंग हुई है उसके कारण यहाँ पे उसके ऊपर ये क्या किया, रिपोर्ट दिया सीएजी ने, है ना। चलो अब बात करते हैं यार व्हाट इज एनआरसी। मैं एनआरसी तो बोल रहा हूँ पर उसको मतलब नहीं बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि एनआरसी मैं जानता था, इसमें पढ़ना है। तो क्या है, एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजंस आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स ऑफ अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान नॉन बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्या है, देखो यार कुछ टाइम पहले बहुत सीए एनआरसी हुआ था, है ना। हम सबने सुना था न्यूज में सीएए और एनआरसी आया था। तो ये वही एनआरसी है, दूसरा एनआरसी नहीं है। तो बेसिकली असम में एनआरसी जो है प्रोजेक्ट असम में एनआरसी लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है रोहिंग्या मुसलमान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल और म्यांमार साइड से, म्यांमार अगर जानते होगा तो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान जो है बहुत ज्यादा है ना। और वहां से इनको भगाया जा रहा है, मतलब इनको बेसिकली अगर कहें तो इनको बहुत इनका मैसेकर किया जा रहा है ना। इसको कैसे बोलते हैं, जेनोसाइड। हाँ जेनोसाइड, एक जेनोसाइड का वर्ड बिल्कुल सही है, जेनोसाइड हो रहा है इनका, है ना, म्यांमार में। तो वहां से इनको भगाया जा रहा है। ये भाग के वहां से क्या हो रहे हैं कि या तो वेस्ट बंगाल में आ जा रहे हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो, है ना, तो अगर इंडिया का मैप देखते हो तो इस एरिया में आपको वेस्ट बंगाल दिख जाएगा, है ना, म्यांमार इस साइड में है कहीं पे। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल आ जा रहे हैं या फिर यहाँ पे आपको असम मिल जाएगा, तो यहाँ पे असम घुस जा रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो एनआरसी का है वो अपडेशन वो चल रहा है। अब देखते हैं आगे। तो एनआरसी ये क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कौन एक लीगल सिटीजन इंडिया का, है ना, और माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान यानी जो कि आज बांग्लादेश है वहां से। आपको पता होगा बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो फिर बाद में ये हम लोग ने इसको अलग करा दिया। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स जो इंडिया में आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई मतलब चेक करना है कि कौन कौन बाहरी आदमी है ना। अब ना एट प्रेजेंट असम इज द ओनली स्टेट टू हैव एनआरसी। अभी तक सिर्फ असम ही एक ऐसा स्टेट है, यार ये याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है कि असम ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें एनआरसी लगी हुई है। ओके, इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर 1941 में प्रिपेयर हुआ था, फाइनली अपडेटेड इन 2019 और लास्ट अपडेट कब आया, 2019 में आया, राइट। अब आगे देखते हैं। एनआरसी वॉज अपडेटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अगर बात करें तो एनआरसी जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अपडेट किया गया है। एंड सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003, ये दो एक्ट है बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड, वही बताया गया। याद कर लीजिए एक बार डेट खाली, कब क्या डेट है क्या नहीं है, बाकी कुछ ज्यादा रिलेवेंस का है नहीं। उसके बाद सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अंडर इट फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड असम बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पे क्या है, एनआरसी को लेके कुछ बात की गई है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, वो फॉरेनर जो असम में ऑलरेडी घुस चुके हैं, ये मान लीजिए असम है ना, वो फॉरेनर जो असम में ऑलरेडी घुस चुके हैं कब, 1 जनवरी 1966, हिंदी मुझे नहीं पता क्या बोलता है इसको, ओके। तो 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग भी असम में घुस चुके हैं, फॉरेनर्स जो थे, जो बाहर से आए हैं, कोई भी बाहर से कोई भी कंट्री एक्सवाइजेड कंट्री है वहां से आए हैं असम में, है ना, तो वो क्या है सिटीजन जो है इंडिया के माने जाते हैं, है ना। दे हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब बेसिकली वो इंडियन सिटीजन है। आपने सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारा उसमें चीजें बताई होगी, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा। अब देखिए बहुत ज्यादा रिलेवेंसी का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सिटीजन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। ओके, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वन वर्ड में, बाकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस का टॉपिक वो नहीं है। ओके, नाउ it includes persons whose name appear in any of the electoral rolls up to the midnight of 24th March 1971 और एनआरसी 1951 एंड द डिसीडेंट्स। वही बेसिकली वही बात किया गया, इलेक्टोरल रोल्स मतलब कि वोटर आईडी कार्ड में किसी का नाम है, वही उसी के बारे में बात किया गया, है ना। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए 1999 से लेकर पूरा 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन अभी तक प्रीलिम्स में पूछा गया, सारा क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेके आए सभी सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सॉरी पॉलिटी, ओके, इकोनॉमिक्स, आईआर और वगैरह जो भी आपके प्रीलिम्स में आने, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, बहुत इतना सब्जेक्ट है, कैसे कैसे बताऊं। ओके, तो हम सबका लेके आ सकते हैं, बट उसके लिए हम आप चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो हम लेके आएंगे जरूर। चलो आगे बात करते हैं। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू असम अकॉर्ड। देखो असम अकॉर्ड जो है 1985, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लीज रीड असम अकॉर्ड 1985, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आपसे, है ना, असम अकॉर्ड से, क्योंकि एनआरसी आया है तो असम अकॉर्ड आना लाजमी हो सकता है। ओके, तो असम अकॉर्ड एक बार मैं बोलूंगा कि अभी गूगल पर जाइए, जैसे क्लास खत्म कीजिएगा मेरी, आप जाइए गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लीजिए असम अकॉर्ड क्या होता है, एक बार देख लीजिए, एक रफ आइडिया ले लीजिए। नाउ नॉन इंक्लूजन ऑफ अ पर्सन्स नेम इन एनआरसी डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू हिम हर बीइंग डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर, है ना। अब इसका मतलब क्या है, नॉन इंक्लूजन ऑफ पर्सन नेम इन एनआरसी, अगर किसी पर्सन का नाम एनआरसी में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉरेनर, समझ रहे। अब देखिए बताते हो, सच इंडिविजुअल विल हैव ऑप्शन टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, है ना,
मतलब इनके पास ऑप्शन रहेगा कि अपना केस जो है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने दिखा सकते हैं कि नहीं भैया हम भी जो है वो सिटीजन है इंडिया के, हम ऐसा नहीं है एनआरसी में, मतलब कि हम जो है फॉरेनर नहीं है, ऐसा करके कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, सिटीजनशिप नॉर्म नोटिफाइड वगैरह, उसके कारण उसमें कुछ एक्ट्स बताए गए यहाँ पे, सिटीजनशिप एक्ट है, ओके, माइनर चाइल्ड वगैरह पे, तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत फैक्चुअल चीज़ें, इस पर मैं आपको नहीं लूंगा, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, है ना, कि सिटीजन कैसे लॉस होता है वगैरह वगैरह, ये हमने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जो मैं समझाने लायक चीज़ है वो मैं समझाऊंगा। तो इसमें इतना ही था यार, असम में एक बस जान लीजिए कि एनआरसी जो है वो कब आया था, किस एक्ट के थ्रू आया था, है ना, कहाँ पे है, सिर्फ असम में है ना, ये सब चीजें जो है जानने लायक थी, बाकी कुछ नहीं। असम एक और देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेशन का। तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग, है ना, लॉ से रिलेटेड जब कोई बात की जाए उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब जानते हैं न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व्हिच इज अल्ट्रा वायर्स द पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट। बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, जो अल्ट्रा वायर है पेरेंट एक्ट के, वो उसको इफेक्ट नहीं दे सकता। क्या है क्या नहीं है वो आगे जानेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा बट जानते हैं। देखिए, एज पर रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पेरेंट एक्ट। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पेरेंट एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए ये पेरेंट एक्ट, ओके, इसका अपना कोई बाउंड्री है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्रॉस नहीं कर सकता है, ये बोलने का कोशिश कर रहा है सेंटेंस, है ना। अब देखते हैं आगे कि क्या है क्या नहीं है। इफ इट डज इट इज अल्ट्रा वायर्स एंड कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है यार, देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब, देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट जो है, अगर बात करें पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया में कौन है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो सभी कुछ अकेले नहीं दे सकती है, तो वो क्या करती है, लॉ के अनुसार अपना एक लॉ पास करती है, और लॉ के अनुसार एक बॉडी क्रिएट करती है ना, छोटी बॉडी, जो बोलती है कि ध्यान रखें। जैसे अगर लोकल एग्जांपल लेते हैं, देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं इसको, क्या होता है। तो देखो सपोज कीजिए कि ये आपका क्लास है ना, इस क्लास में आपकी कोई टीचर होंगी, है ना, मैं एक क्यों बनाऊं, ये सपोज कीजिए क्लास है, इस क्लास में आपका कोई टीचर होगा और ये आप सब बैठे हुए हैं बच्चे, है ना। अब इसके ऊपर भी कोई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूरा स्कूल नहीं देख सकता, ओके, तो टीचर है क्लास में, क्लास देखने के लिए। अब टीचर भी क्या है, हमेशा क्लास में नहीं रहती है, टीचर की दूसरे क्लास में भी जाती है ना, तो वो क्या करती है, आप में से एक को चुनती है, बोलती है एक काम करो, तुम यहाँ के मॉनिटर बन जाओ, है ना। तो ये बेसिकली इस टीचर को मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट है, ओके, इस टीचर को मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट है ना, और ये क्या है, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब कि एक बॉडी जो पार्लियामेंट ने क्रिएट की है आप लोगों पे, मतलब चीजों को देखरेख करने के लिए, है ना। तो सबके लिए अलग अलग बॉडी पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट करती है ताकि उन चीजों पे देखरेख किया जा सके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक वर्ड आया है यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप औकात से ज्यादा काम करें, है ना, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सपोज कीजिए कि आप जो हैं, सपोज कीजिए कि आप जो हैं, आप एक चपरासी हैं, है ना, किसी बैंक के आप एक चपरासी हैं, राइट। तो बैंक के चपरासी हैं, तो बैंक के चपरासी से काम करेंगे, जो आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे किसी पोस्ट की मैं ये नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, है ना। और मान लीजिए कोई मैनेजर है, तो मैनेजर का काम आप नहीं कर सकते हैं, ओके, मैनेजर का काम आप नहीं कर सकते, आपकी ये मतलब आपकी अथॉरिटी से बाहर है। तो मतलब अथॉरिटी से बाहर अगर कोई काम किया जाए उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। समझ गए, आई होप समझ में आ गया होगा कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। तो अगर आपकी अथॉरिटी से बाहर कोई काम किया जाए उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पेरेंट एक्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया इसको, और अगर ये जाता है तो ये अल्ट्रा वायर्स होगा, मतलब अथॉरिटी से बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, राइट। Supreme Court held that delegated legislation, including rules and regulations formed by state and central authorities, should not supplant but supplement parliamentary statute from which it draws power from, है ना। इसका मतलब ये है कि इसको सप्लीमेंट करना चाहिए पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट को, जहां से इसको पावर मिलती है। मतलब इसी से, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ चपरासी है भैया तो कल को क्या हो गया, इसको हमने इसको तो एक तो मैनेजर ने ही मान लीजिए काम पे रखा है किसी कंपनी के चपरासी को, कल को ये मैनेजर के माथे पे चढ़ जाए कि नहीं हम तुमसे ज्यादा हैं, है ना, हम जो है हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, तो ये नहीं कर सकते हैं। या आपके अथॉरिटी के बाहर एक तो पावर आपको मेरे से मिलती है, आपको तनख्वाह मैं ही देता हूँ, तो आप मेरे से ऊपर नहीं जा सकते, ये चीज़ है, समझ रहे हैं। चलिए
अब देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात की गई, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन, है ना, कोई प्राइमरी लेजिस्लेशन से करके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दी जाती है, वही चीज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना, जो मैंने बताया। टू मेक लॉज टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन, है ना, ये सब चीजें। पार्लियामेंट देयर बाय थ्रू प्राइमरी लेजिस्लेशन इनेबल्स अदर्स टू मेक लॉ एंड रूल्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना, मतलब मैंने बोला कि ये अपने काम नहीं कर सकती है हर जगह पे, तो कुछ बॉडी स्टेट करती है जो भैया कि चलो तुम मेरे से पावर लो और तुम करो। जैसे मॉनिटर को टीचर बोलते हैं ना कि आपके पास ये राइट है कि आप जो है जो भी हल्ला वाला करता है उसका नाम वाम लिखिए, है ना, और कहीं कहीं होता है कि आप तो पनिश भी कर सकते हैं, बट ऐसा मेजोरिटी स्कूल्स में नहीं होता है। आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपके पास राइट होता है जो टीचर आपको प्रोवाइड करती है पावर्स, है ना। उसके ऊपर आप किसी को मार वार नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। अगर आप किसी को मान लो मॉनिटर ही है, तो अगर आप मानने लगो किसी बच्चे को कि क्योंकि वो हल्ला कर रहा है, तो वो आपके अथॉरिटी के बाहर है, वो आप नहीं कर सकते हो, है ना, ये चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे तो लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन टू लेजिस्लेचर व्हाइल एग्जीक्यूटिव हैज पावर टू एग्जीक्यूट लॉस। मैंने बोला लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, तो ये लॉ बनाएगी, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि लॉ को एग्जीक्यूट करना, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी, है ना। पुलिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। चलिए, due to paucity of time, legislature limits itself to policy matters, delegating tasks of rule and regulations to executive and rule regulation to executive or any subordinate to supplement parliamentary statute, है ना। बेसिकली क्या है, टाइम ज्यादा नहीं होता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव का भी हेल्प लिया जाता है, वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है वेयर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वुड बी इनवैलिड। अब ये थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ये कि जो है इनवैलिड का मतलब होता है कि जो अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, है ना, ये चीज है। चलिए, फंडामेंटल राइट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तब इनवैलिड है, ओके। रूल रेगुलेशन मतलब अल्ट्रा वायर होता है तब इनवैलिड हो जाएगा, जैसे मैंने बता दिया आपको। एग्जीक्यूटिव डिड नॉट हैव द लेजिस्लेशन कॉम्पिटेंस टू फ्रेम द सेड रूल रेगुलेशन। मान लीजिए कि कोई एग्जीक्यूटिव है और वो कुछ उल्टा पुल्टा रूल वगैरह निकाल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उसके अथॉरिटी में नहीं आता। ये भी वही चीज़ है, तो ये भी क्या इस टाइम में भी इनवैलिड हो जाएगा। चौथा, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड अनरीजनेबल। मतलब कि आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबल मतलब ये होता है कि अपने मन से जो मन सो आप कर रहे हो, है ना, जबकि उसका कोई रीजन नहीं है करने का, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं था, फिर भी आपने वो चीज़ किया, तो वो क्या है कि उस टाइम में भी ये इनवैलिड हो जाएगा, ओके। द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट प्रोवाइड फॉर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन अनलेस एक्सप्रेस ऑथराइज्ड बाय पेरेंट्स स्टैट्यूट, है ना। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन आप नहीं कर सकते जब तक पेरेंट्स स्टैट्यूट, मतलब जो भी आपके बॉडी है, सपोज कीजिए आप चपरासी, आप मॉनिटर हैं, है, मॉनिटर का एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है, आप और टीचर है, जब तक टीचर नहीं बोलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ नहीं कर सकते मतलब ये नहीं, मतलब कुछ बहुत रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पूछना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको राजा बना दिया गया। The delegated legislation cannot provide for retrospective, ये तो मैंने पढ़ा दिया। The Supreme Court has held that the legislature cannot delegate its essential legislative functions to the executive branch। इसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया लेजिस्लेचर सुन लो मेरी बात, है ना। सुप्रीम कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया प्रिंसिपल स्कूल का, ये है टीचर, है ना, ये जो है वो टीचर है। इसको हैट लगा देते ताकि आप समझ में आए, ओके। ये जो है नॉर्मल टीचर है, इसका बाल है ना। तो टीचर साफ साफ बोला हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल साफ साफ बोला हुआ है टीचर को, है ना, कि भैया सुनिए मेरा बात, आप जो है अपना सारा पावर जो है इस 2 कौड़ी का मॉनिटर को आप नहीं दे सकते हैं, समझ रहे। मतलब आप टीचर है तो टीचर की तरह बिहेव कीजिए और पूरा पावर उसको नहीं दे सकते। देखो कुछ पावर मिल सकता है, छोटा मोटा पावर, है ना, लेकिन कंप्लीट पावर 100% जो पावर बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, ये चीज है, ओके। चलिए, समझ में आ गया होगा, आई होप। चलो, पर्पस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, अब इसका पर्पस क्या आता है वो देख लेते हैं। कि पार्लियामेंट का प्रेशर रिड्यूस करना, मैंने बोला कि पार्लियामेंट हर जगह नहीं रह सकता है, इसलिए उसका प्रेशर जो है वो कम करने के लिए इसको बनाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन सेक्टर स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन मेकिंग करता है ना, जो भी सेक्टर का हो। इनेबल्स गवर्नमेंट टू मेक लॉ विदाउट वेटिंग फॉर अ न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू बी पास्ड, है ना। ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो एक नया लॉ बना सकती है। जैसे अभी क्या है ना कि अगर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट में एक्ट पास करना, बिल को पास करना पड़ता है, तो वो उससे ये बचाता है। इसमें आप क्या डायरेक्ट लॉ बना सकते हैं, है ना, जैसे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, पार्लियामेंट की बॉडी है, तो इसमें क्या डायरेक्ट लॉ बना सकते हैं। विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रोवाइडिंग मोर पावर्स टू डिफरेंट अथॉरिटीज ऑन स्पेसिफिक ओकेजन रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि जैसे कोई अथॉरिटी को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वहाँ से वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें बोली गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना, और एक हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं यार। ओके, मिलने तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी होगी, फिर मेरा पर्पस जो है शॉर्ट वीडियो बनाने का वो पूरा नहीं होगा, है ना। आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन देने का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ, ओके, तो मैं वीडियो को सीधा अपलोड नहीं करता हूँ, मैं उसे प्रीमियर पर सेट कर देता हूँ, ताकि जो है आपको थोड़ा टाइम मिले कि आप इस टाइम आपको पता चले कि हाँ इस टाइम पे वीडियो आने वाली है, तो आप अपने आपको फ्री कर लो देखने के लिए, है ना। और अब कल का जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम रहेगा पंचायत और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द सेशन एंड कमेंट डाउन अ ब्यूटीफुल कमेंट फॉर मी एंड माई हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 होगा शायद, 5 पॉलिटी के। और एनवायरमेंट का प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे एनवायरमेंट की पूरी PT 365 जो है अपलोड हो रही है। वो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे वो भी अपलोड हो रही है। तो एपिसोड 1 और 2 आ चुके हैं, 3 भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।